मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेगम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने विज्ञान का शिक्षण विषय जो है रसायन विज्ञान, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो इसके अंदर अपने शिक्षण विधियाँ शुरू की हुई थी, टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे अपने। तो आज अपने इसके अंदर नया शिक्षण विधि जो है परियोजना विधि, इसका अध्ययन करेंगे। विषय अपना है रसायन विज्ञान, प्रकरण अपना है आज का परियोजना विधि, और इसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं इंग्लिश के अंदर। इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अपने इसकी खोज वगैरह देखेंगे, फिर प्रोजेक्ट के प्रकार, क्या कौन से प्रकार का प्रोजेक्ट हो सकता है, फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं, फिर इसको विकसित करने के पद क्या क्या है, इसका गुण क्या क्या है इस विधि के, इसके दोष क्या क्या है। तो ये अपने आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें इस विधि की, तो परियोजना या प्रोजेक्ट विधि जो है यह क्रिया पर आधारित विधि है एक प्रकार से। तो तकनीकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे समय कार्य करते हुए उसको पूर्ण करते हैं शिक्षक के मार्गदर्शन में या उसकी देखरेख के अंदर। तो तकनीकी दृष्टि से ये आप कह सकते हैं कि हस्त कौशल इसके अंदर बहुत ही अच्छे से बच्चों को सिखाया जाता है, या बच्चे समय किसी भी प्रोजेक्ट पे कार्य करते हैं तो बहुत सारे कौशल वो इसमें सीखते हैं। तो तकनीकी जो पाठ्यक्रम होते हैं उनके अंदर या अपने प्रशिक्षण वाले जो पाठ्यक्रम है तकनीकी दृष्टि से, जैसे औद्योगिक इकाइयों से संबंधित जो पाठ्यक्रम है ITI जैसे करवाया जाता है, पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमा है उनके अंदर इस विधि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो छोटी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इस विधि का उपयोग अपने कर सकते हैं स्कूलों के अंदर। तो प्रोजेक्ट विधि जो है इसकी अपने अगर खोज की बात करें तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट शब्द है इसका उपयोग 1900 के अंदर रिचर्ड्स ने किया था। सबसे पहले 1900 के अंदर रिचर्ड्स वैज्ञानिक जो है उन्होंने प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले उपयोग किया। फिर उसके बाद 1908 के अंदर स्टीवेंस जो वैज्ञानिक है इन्होंने औद्योगिक जो क्षेत्र के पाठ्यक्रम होते हैं उनके अंदर इस शब्द का उपयोग किया और उसको प्रोजेक्ट को पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया। ठीक है, तो उसके बाद फिर जॉन डीवी जो वैज्ञानिक है इन्होंने प्रोजेक्ट की अवधारणा दी, या अपने कह सकते हैं प्रोजेक्ट विधि जो है उसकी रूपरेखा तैयार की, या अवधारणा जो है उसको इन्होंने बनाया प्रोजेक्ट विधि की। तो इसके बाद जॉन डीवी के बाद फिर इनका जो शिष्य था WH किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक जिसको कह सकते हैं अपने, तो इन्होंने जो कि शिष्य थे जॉन डीवी के, तो इनकी जो उदाहरण है उसी को विस्तृत रूप से समझाया और शिक्षण विधि के रूप में उसको विकसित किया। तो अपने कह सकते हैं कि किलपैट्रिक जो है वो प्रयोजना विधि का जन्मदाता है, या उसने प्रयोजना विधि दी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि किलपैट्रिक जो है या जॉन डीवी है इसमें से प्रयोजना विधि किसने दी है, तो अगर कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि प्रयोजना विधि का जन्मदाता कौन है तो किलपैट्रिक ही आएगा। किलपैट्रिक ने इसको विस्तृत रूप से शिक्षण विधि के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट का शब्द का प्रयोग पहले रिचर्ड्स ने किया 1900 में, स्टीवेंस ने 1908 के अंदर प्रोजेक्ट को औद्योगिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया। फिर उसके बाद जॉन डीवी ने अवधारणा दी प्रयोजना विधि की। फिर WH किलपैट्रिक जो है इसने प्रयोजना विधि को शिक्षण विधि के रूप में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। तो जो किलपैट्रिक है इसने 1918 के अंदर दी प्रोजेक्ट मेथड जो है शोध पत्र है एक, उसके अंदर इस विधि को जो है प्रकाशित किया किलपैट्रिक ने 1918 के अंदर। ठीक है, अब इसकी परिभाषा किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि की परिभाषा दी है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाने वाला कार्य है। मतलब
सामाजिक वातावरण के अंदर पूर्ण संलग्नता के साथ, मतलब बच्चा पूर्ण रूप से समय उस पर कार्य कर रहे हैं, संलग्न है उसके अंदर और कार्य समय करके उसमें सीखता है। ये अपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि परियोजना विधि जो है इसके अंदर सामाजिक वातावरण के अंदर एक निश्चित प्रयोजन के द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रिया है। इसमें एक निश्चित प्रयोजन होता है इस विधि के अंदर और उस पर बच्चा कार्य करते हुए जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसको पूर्ण करता है। तो ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद है अपने पास प्रोजेक्ट के प्रकार, मतलब जो प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जा सकता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो प्रोजेक्ट वैसे मुख्य रूप से देखें तो 2 प्रकार का होता है। एक तो व्यक्तिगत प्रोजेक्ट हो सकता है और एक सामूहिक प्रोजेक्ट हो सकता है। व्यक्तिगत और सामूहिक, नाम से पता चल रहा है व्यक्तिगत प्रोजेक्ट, इसमें छात्र अलग अलग योजनाओं पर या प्रोजेक्ट पे कार्य करते हैं। प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा होते हैं, बच्चों को अलग अलग दिए जाते हैं और वो अपने हिसाब से उस प्रोजेक्ट को सभी बच्चे जो उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है उसको पूर्ण करते हैं। दूसरा होता है सामूहिक प्रोजेक्ट, जब छात्रों के एक समूह को या बच्चों के ग्रुप बना करके उनको एक ही प्रोजेक्ट दे दिया जाता है या पूरी कक्षा को ही एक ही प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो वो फिर सामूहिक प्रोजेक्ट कहलाता है। उसमें सभी बच्चे जो है सहयोगी भावना से कार्य करते हुए उसको पूर्ण करते हैं। तो ये 2 मुख्य प्रकार हो सकते हैं प्रोजेक्ट के। इसके अलावा इसके अंदर जो है व्यवहारिक कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट भी हो सकता है। फिर बोध, जिसके अंदर कोई अनुभव मिले, बच्चे को कोई अनुभव कर रहा हो बच्चा, तो वो भी एक प्रकार से प्रोजेक्ट का एक प्रकार हो सकता है। व्यवहारिक कार्य, बच्चा जो है जब उसको किसी प्रकार का प्रोजेक्ट दिया जाए जिससे बच्चा उसको व्यवहारिक ज्ञान से प्राप्त करे तो वो एक प्रकार से ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है। फिर समस्या समाधान से संबंधित प्रोजेक्ट हो सकता है। वही समस्या समाधान, बच्चा जब समय किसी समस्या का हल करता है तो वो भी एक प्रकार से प्रोजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा फिर ज्ञान और कौशल पर आधारित अधिकार प्राप्त करना, बच्चा जब कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिससे उसमें किसी कौशल का विकास हो रहा है, उसको कोई नया ज्ञान मिल रहा है, तो वो भी एक प्रकार का प्रोजेक्ट हो सकता है। तो प्रोजेक्ट का अपने 2 प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक तो मुख्य हो गया कि व्यक्तिगत प्रोजेक्ट और सामूहिक प्रोजेक्ट। तो दूसरा कार्य के आधार पर प्रोजेक्ट के प्रकार देखें तो अपने ये 4 हो गए। व्यवहारिक कार्य से संबंधित प्रोजेक्ट हो सकता है, बोध से संबंधित जिसमें कोई अनुभव हो रहा है, बच्चे को कोई अनुभव सीख रहा है उससे संबंधित प्रोजेक्ट हो सकता है, समस्या समाधान से संबंधित कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ज्ञान और कौशल पर अधिकार प्राप्त करने से संबंधित प्रोजेक्ट भी इसके अंदर हो सकता है। तो ये थे प्रोजेक्ट के प्रकार। अब है इसके बाद प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इसकी क्वालिटी है प्रोजेक्ट विधि की। तो अब प्रोजेक्ट विधि जो है इसकी विशेषताओं से पहले अपने बात करें, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं प्रोजेक्ट विधि के या प्रयोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत। प्रयोजना विधि जो है इसको जब अप्लाई किया जाता है या शिक्षक इस विधि का उपयोग करके कक्षा कक्ष में बच्चों को अध्ययन करवाता है तो इस विधि में कौन कौन से सिद्धांत लागू किए जाते हैं या कौन कौन से सिद्धांत इस विधि के अंदर कार्य करते हैं। तो एक होता है प्रयोजना का सिद्धांत। सबसे पहला तो यही है कि प्रयोजना का सिद्धांत, कोई ना कोई प्रयोजना होता है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में बच्चों को करने के लिए कुछ कार्य दिया जाता है। तो वो प्रोजेक्ट जो है एक तो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उनकी मानसिक आयु के आधार पे, फिर वो प्रोजेक्ट जो है समय के अनुसार भी निर्धारित होना चाहिए, भी समय अवधि कितनी है बच्चों को कार्य करने के लिए उसी आधार पर उनको प्रोजेक्ट को जो है दिया जाना चाहिए। दूसरा इसके अंदर है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो प्रोजेक्ट विधि में जो है प्रोजेक्ट इस प्रकार का दिया जाए जिसमें बच्चे क्रियाशील लेकर के उस पर कार्य करें। अगर सामूहिक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो उसमें ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें सभी बच्चे क्रियाशील लेकर के उस प्रोजेक्ट पे कार्य कर सकें। फिर स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब प्रोजेक्ट जो है अगर अलग अलग प्रकार के दिए जा रहे हैं तो सभी बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट को स्वतंत्र रूप से पूर्ण कर सकते हो। इस प्रकार की विशेषता प्रोजेक्ट के अंदर दी जानी चाहिए या होनी चाहिए। अनुभव का सिद्धांत होता है प्रयोजना विधि के अंदर विद्यार्थियों को जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो ऐसा प्रोजेक्ट हो जिससे बच्चों को कोई नया अनुभव सीखने को मिले, मतलब वो अपने ज्ञान में कुछ नई जो है वृद्धि कर सके अपने ज्ञान के अंदर, या उनको कोई नया अनुभव मिले शिक्षण से संबंधित,
तो ये भी इसका सिद्धांत है। वास्तविकता का सिद्धांत होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट जो बच्चों को दिया जाए वो वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, यथार्थ ज्ञान से संबंधित हो, क्योंकि विज्ञान के अंदर जो भी ज्ञान होता है वो यथार्थ या वास्तविकता और जो है प्रयोगों पर आधारित प्रमाणिक ज्ञान होता है। इसलिए प्रोजेक्ट जो भी बच्चों को दिया जाए वो वास्तविक ज्ञान से संबंधित हो, बच्चों के जीवन से संबंधित हो। बच्चे इस प्रोजेक्ट से जो सीखे ज्ञान उसको अपने दैनिक या व्यवहारिक जीवन में उपयोग भी ला सके। फिर इसके अलावा होता है सहसंबंध का सिद्धांत। बच्चों को जो इस विधि के अंदर प्रोजेक्ट दिया जाए या कार्य दिया जाए उसका अन्य विषयों से संबंध होना चाहिए, या बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उससे वो संबंधित होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान या अन्य विषयों का जो ज्ञान है उसका उपयोग उस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में कर सके। इसके बाद आ जाता है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के सिद्धांत मतलब जो प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जा रहा है उसके अंदर बच्चे जो है ज्ञान जो उस प्रोजेक्ट से लेंगे या उस प्रोजेक्ट से जो कौशल सीखेंगे उसको वो अपने जीवन के अंदर उपयोग में ला सकें। तो ये सिद्धांत है बच्चों को जो प्रोजेक्ट विधि से कुछ कार्य सिखाना है या बच्चों को जो प्रयोजना विधि जो है इसका जब बच्चों को उपयोग करने के लिए कोई प्रोजेक्ट देना है तो उसमें इन सिद्धांतों का अपने को ध्यान में रखते हुए उनको जो है सिखाना है। उसके बाद ये तो थे प्रयोजना विधि के सिद्धांत। अब है प्रयोजना विधि विशेषता, अपने बाद में देखेंगे। प्रयोजना विकसित करने के बाद या अपने कह सकते हैं बच्चों को जब प्रोजेक्ट दिया जाए प्रयोजना के अंदर तो उसके सोपान क्या गए हैं, स्टेप क्या गए हैं। बच्चों को प्रोजेक्ट विधि का जब उपयोग अपने करना है, बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देना है तो इसके क्या क्या स्टेप रहेंगे, सोपान क्या क्या रहेंगे। तो इसमें पहले तो है सबसे उद्देश्य निर्धारण। स्टार्ट। उद्देश्य निर्धारण के अंदर अपने इसको यूँ भी कह सकते हैं कि परिस्थिति उत्पन्न करना। तो बच्चों को जब अपने प्रयोजना विधि से सिखाना है, अध्ययन करवाना है, तो उसके लिए बच्चों को अपने पहले जो भी कोई प्रोजेक्ट देना है तो उसका अपना उद्देश्य निर्धारित करेंगे। ठीक है कि ये प्रोजेक्ट जो है बच्चों को क्यों दिया जा रहा है, बच्चे इस प्रोजेक्ट से क्या सीखेंगे, किस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए ये प्रोजेक्ट बच्चे पूर्ण करेंगे। तो इसके लिए हमने इसको कह सकते हैं कि उद्देश्य निर्धारित पहले से कर लिया जाता है जो बच्चों को प्रोजेक्ट देना है, और फिर इसके लिए परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कोई भी या बच्चों को अपने प्रोजेक्ट देंगे, पहले इसका उद्देश्य निर्धारण करेंगे। उद्देश्य निर्धारण करने के बाद बच्चों को जो है वो प्रोजेक्ट दिया जाएगा। प्रोजेक्ट करने का मतलब उनके सामने परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी और बच्चे जो है उस परिस्थिति के अनुसार जो है प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए तत्पर होंगे या तैयार हो जाएंगे वो जो है प्रोजेक्ट उसको पूर्ण करने के लिए। अब परिस्थिति का जो निर्माण बच्चों के सामने करना है तो वो विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों से भी हो सकता है। कोई मेले हैं, मेलों को देख करके उसके अंदर कोई ऐसी वस्तु है जिससे संबंधित प्रोजेक्ट बच्चा जो है वो तैयार करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थान हो सकते हैं, कोई इतिहास से संबंधित पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसी मतलब स्थान है, कोई घटना है जिसको देख करके बच्चा जो है उसके प्रति प्रेरित होकर उस प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अपने बच्चों के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं और उससे पहले बच्चे के लिए उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा प्रोजेक्ट का, फिर परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाएगी। फिर उसके बाद जब उद्देश्य निर्धारण अपने कर लेंगे ये प्रोजेक्ट बच्चे को क्यों दिया जा रहा है, इससे संबंधित बच्चा जो है क्या क्या सीखेगा, उसके बाद आ जाएगा प्रोजेक्ट का चुनाव। फिर जब अपने निर्धारण कर लिया, बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया है तो उससे पहले अपने उसका चुनाव किया जाएगा कि मानसिक स्तर के अनुसार, जैसे एक ही कक्ष के अंदर अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चे हैं तो प्रोजेक्ट का चुनाव भी कर सकते हैं भी किस बच्चे को कौन सा प्रोजेक्ट दिया जाएगा। अगर समूह में दिया जा रहा है तो बच्चों के मानसिक योग्यता के अनुसार समूह भी बनाए जा सकते हैं। अलग अलग समूह के बच्चों को अलग अलग प्रकार का प्रोजेक्ट भी दिया जा सकता है। औसत बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के लिए अलग प्रकार का प्रोजेक्ट हो सकता है, कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के लिए अलग प्रकार का प्रोजेक्ट हो सकता है और उच्च बुद्धि लब्धि वालों के लिए अलग प्रकार का प्रोजेक्ट हो सकता है एक ही कक्ष के अंदर। तो जब अपने उद्देश्य का निर्धारण कर लिया, परिस्थिति उत्पन्न कर दी, तो फिर अपने प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट का चुनाव करने के अंदर अपने ये देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है
किस प्रकार के बच्चों को देना है और वो प्रोजेक्ट किस तरह का होगा, उसकी समय अवधि क्या रहेगी, कितने समय अवधि में बच्चे उसको पूर्ण करेंगे। तो ये चीज़ें इसके अंदर चुनाव के समय देखी जाएंगी। और प्रोजेक्ट के चुनाव के समय उसका उद्देश्य निर्धारण अपने कर चुके हैं, उसको परिभाषित भी कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट को, उसका अर्थ उसको बता दिया जाएगा बच्चों को प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषित करने वाला है प्रोजेक्ट को, उसको परिभाषित कर दिया जाएगा, उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। फिर है नियोजन, मतलब प्लानिंग। अब आपने उद्देश्य निर्धारण कर लिया कि बच्चों को प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट का अपने चुनाव कर लिया कि बच्चों को प्रोजेक्ट कैसा देना है या किस प्रकार के बच्चों को किस प्रकार का प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसको परिभाषित कर दिया, उसका अर्थ बता दिया बच्चों को, उसके बारे में जानकारी दे दी। फिर इसका नियोजन होगा, नियोजन मतलब प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग के अंदर अपने ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो है उसको किस प्रकार से पूर्ण किया जाएगा, उसकी समय अवधि क्या रहेगी, किन किन परिस्थितियों के अंदर बच्चे इसको पूर्ण करेंगे, उनके लिए संसाधन कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों को, या किन किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी उस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए। ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर अपने देखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट जब है वो बच्चे उसमें जब कार्य करेंगे तो शिक्षक उनका सिर्फ मार्गदर्शन करेगा, बच्चे स्वयं उस प्रोजेक्ट में कार्य करते हुए उसको हल करेंगे। तो प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें देख ली जाएंगी, समय अवधि क्या रहेगी, फिर बच्चों को प्रोजेक्ट पूर्ण करने के लिए कौन कौन से संसाधनों की या उपकरणों की जरूरत है उनके ऊपर डिस्कस कर ली जाएगी। फिर है तीसरा निष्पादन करना। निष्पादन करना मतलब उसको भी पूर्ण करना या क्रियान्वित करना भी अपने कह सकते हैं, प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करना। अब जब अपने प्लानिंग कर ली, योजना बना ली, नियोजन कर लिया भी ऐसे ऐसे इस प्रोजेक्ट को पूर्ण किया जाएगा, तो फिर उसके अंदर इस स्टेप के अंदर निष्पादन के अंदर बच्चे उस प्रोजेक्ट पे कार्य करते हैं और उस प्रोजेक्ट पे कार्य करते हुए उसको पूर्ण करते हैं। जब बच्चे प्रोजेक्ट पे कार्य करते हैं तो उसके अंदर कार्य करते समय बच्चे समय उसके अंदर अपना अपना जो है उत्तरदायित्व निभाते हुए उस प्रोजेक्ट को पूर्ण करते हैं, समय करके सीखते हैं बच्चे। शिक्षक सिर्फ उनका मार्गदर्शन करता है, उनकी अगर कोई समस्या आती है बीच में तो उनकी सहायता करता है। बाकी सब बच्चे जो है सामूहिक के अंदर अगर प्रोजेक्ट पूर्ण करें समूह के अंदर तो सभी बच्चे उसमें से बाकी रह करके प्रोजेक्ट को पूर्ण करते हैं। फिर इसमें जब विद्यार्थी एक से ज़्यादा है समूह के अंदर, अगर प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट ज़्यादा बच्चों को दिया गया है तो उसमें बच्चे अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार उसके अंदर उसके छोटे छोटे कार्यों को आपस में बांट करके भी पूर्ण कर सकते हैं। जैसे 10 बच्चे हैं ग्रुप के अंदर, एक प्रोजेक्ट पे कार्य करें तो प्रोजेक्ट के अंदर कई कार्य हो सकते हैं छोटे छोटे, तो बच्चे उसमें अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार आपस में बांट लेते हैं कि ये कार्य ये बच्चा करेगा, दूसरा कार्य ये बच्चा करेगा। तो ऐसे करके उसके अंदर वो कर लेते हैं। जैसे मान लो कि प्रोजेक्ट में बच्चे कार्य कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि एक बच्चा जो प्रोजेक्ट है उसको पढ़े एक एक लाइन को कि इसके अंदर ये बात लिखी है, ये बात लिखी है। दूसरा बच्चा जो है अगर उसमें कुछ लिखने वाला है, साथ साथ बच्चे कोई परिणाम निकाल रहे हैं प्रोजेक्ट पे कार्य करते हुए तो उसको लिख सकता है। अगर कोई डायग्राम बनाने से संबंधित कार्य है तो जिसकी जो है चित्रकला अच्छी है, जो डायग्राम अच्छे से बना सकता है, वो बच्चा उसमें साथ साथ को डायग्राम बनाने वाला वो डायग्राम बना सकता है। तो मतलब बच्चे अपने कार्य क्षमता के अनुसार प्रोजेक्ट के अंदर कार्य को बांट करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रोजेक्ट को पूर्ण करते हैं। शिक्षक जो है उनका निरीक्षण करते हैं, ठीक है, उनकी देखरेख करते हैं और अगर मार्गदर्शन की जरूरत है तो उनको मार्गदर्शन भी देते हैं। निष्पादन के बाद मूल्यांकन करना। जब प्रोजेक्ट पे बच्चों ने कार्य कर लिया फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद उसका प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाएगा। अब मूल्यांकन कौन करेगा, शिक्षक करेगा और बच्चे भी करेंगे। पहले से जो बच्चों ने प्रोजेक्ट पे कार्य किया बच्चे समय का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, कि हमने जो प्रोजेक्ट पे कार्य किया है या जो प्रोजेक्ट बनाया है वो सही ढंग से बनाया कि नहीं, जो हमने प्रोजेक्ट पे कार्य किया है वो हमारी तरह से जो कार्य किया गया वो अच्छे से पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, हम जो परिणाम निकालना चाहते थे वो परिणाम निकले कि नहीं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिया गया था हमें वो उद्देश्य पूर्ण हुआ कि नहीं। और शिक्षक भी बच्चों का प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद मूल्यांकन करता है।
कि वो कार्य जो शिक्षक बच्चों को दिया था तो वो बच्चे उसको किस सीमा तक पूर्ण कर पाए हैं, जिस उद्देश्य के लिए शिक्षक ने प्रोजेक्ट बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है। अगर उसमें कोई त्रुटि रह गई है तो उसे खोजने का प्रयास किया जाता है बच्चों के द्वारा। अगर बच्चों को नहीं पता चलता, शिक्षक उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको त्रुटियाँ बताते हैं प्रोजेक्ट में जो रह गई है, तो बच्चे उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद लास्ट में मूल्यांकन के बाद एक और रह जाता है इसका रिकॉर्ड रखना। इसके अंदर आ जाता है फिर लास्ट के अंदर स्टेप के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भी प्रोजेक्ट बच्चों ने पूर्ण किए है तो वो उसमें से प्रत्येक छात्र जो है अपनी अपनी जो नोटबुक होती है उसमें इस प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड रखता है, लेखा जोखा रखता है कि जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट का जो शीर्षक क्या था, किस तारीख को दिया गया, उसके अंदर परिणाम क्या निकले, उद्देश्य कैसे, तो मतलब उसका पूर्ण रिकॉर्ड जो है प्रोजेक्ट का वो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में रखते हैं। तो ये थे इसके प्रोजेक्ट के अपने कह सकते हैं स्टेप या सोपान, ठीक है। तो बाकी इसके जो पॉइंट रहेंगे ये अपने कल वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं रहेगी, फिर प्रोजेक्ट विधि के जो है गुण रहेंगे और प्रोजेक्ट विधि के दोष रहेंगे। तो ये तीनों टॉपिक अपने कल वाली वीडियो के अंदर कर लेंगे। आज अपने ये पढ़ लिया प्रोजेक्ट विधि की खोज, ठीक है, और इसकी परिभाषा, फिर प्रोजेक्ट के प्रकार पढ़ लिए हमने, फिर जो है प्रोजेक्ट को विकसित करने के बाद या स्टेप प्रोजेक्ट किन किन स्टेप में पूर्ण किया जाता है, ठीक है। तो बाकी हम इसकी विशेषताएं, इसके गुण दोष ये अपने कल वाली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।